हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आई एम अनुराधा कश्यप। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ। एंड जैसा कि मैंने अपनी वीडियोस में कहा था कि मैं आपको अब आगे से बहुत सारी जो मेरे पास प्रैक्टिकल फाइल्स रखी हुई हैं उनका जो भी कंटेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, राइट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो एक बेसिकली एक प्रैक्टिकल के ऊपर है। एंड ये प्रैक्टिकल हर बच्चा जो अपने कॉलेज में है वो परफॉर्म करता है। एंड जो आज मैं आपको प्रैक्टिकल करवाने वाली हूँ स्क्रीन पर आपको दिख ही गया होगा। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो हमारा फिजियोलॉजी से रिलेटेड रहता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में या एनिमल फिजियोलॉजी में बेसिकली हम बोल दें तो ये प्रैक्टिकल करवाया जाता है, राइट। एंड इसमें क्या होता है, इसमें आप आज काउंट करोगे WBC का नंबर। तो जैसे जैसे मेरे पास फाइल्स में कंटेंट है, अगर आप चाहो तो अपने कंटेंट के लिए भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। एंड ये जो मेरी प्रैक्टिकल फ़ाइल है ये मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी की फ़ाइल है। जब मैं अपने कॉलेज में थी तब मैंने ये फ़ाइल बनाई थी, तो मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड जिसको यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, लाइक क्वालिटी को इशू होगा, तो आप मुझे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैं इसकी PDF आपको शेयर कर दूँगी, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आज का जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ अ काउंटिंग, और वी कैन से हम क्या करेंगे आज, इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन इज़ बेसिकली द काउंटिंग ऑफ WBC जो आपके पास ब्लड सैंपल के अंदर होती है, हमने उसकी क्या करनी है, काउंटिंग करनी है, राइट। तो इसका एम क्या रहेगा, देखो कोई भी प्रैक्टिकल जब आप बनाते हो ना तो आप बहुत सारी चीज़ें फॉलो करते हो। आप क्या क्या फॉलो करते हो, आप देखते हो कि आपने उसमें एम क्या रखा है, आपने कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए हैं। एंड मतलब आप एम का मतलब है कि आप क्या परफॉर्म करने जा रहे हो, आप कौन कौन से मटेरियल यूज़ करोगे। एंड उसके बाद आप उससे रिलेटेड कुछ थियोरेटिकल पोर्शन लिखते हो। थियोरेटिकल पोर्शन लिखने के बाद आप उनके बाद उसमें अपना जो आपका कंटेंट मेथड है या प्रोसीजर हम बोल देते जिसको, वो लिखते हो। प्रोसीजर लिखने के बाद जो आपका कंक्लूजन या रिजल्ट आता है आप उसको लिखते हो। फाइनली आप उससे रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंस लिखते हो, आप क्यों कर रहे हो। एंड इन द लास्ट आप क्या लिखते हो, प्रिकॉशंस लिखते हो कि आपने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो आपने क्या क्या प्रिकॉशंस रखी थी, राइट। तो सारा जो कंटेंट है वो आपको रिटर्न में मिल जाएगा। बट आज जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो इससे रिलेटेड है इंस्ट्रूमेंट, मतलब हम क्या क्या चीज़ें, हम क्या क्या बेसिकली क्या क्या डिवाइसेस यूज़ करेंगे जब हम अपना बात करते हैं काउंटिंग करने की हीमोसाइटोमीटर के थ्रू, राइट। तो देखो आज जो है आपने काउंट करनी है WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स। इसी तरह हमारे पास होती है RBC मतलब रेड ब्लड सेल। तो उसका जो एक्सपेरिमेंट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट हमारे पास आज है WBC का, तो सेम ही रहेगी, मतलब चीज़ें सारी सेम रहने वाली हैं। तो आपका जो कंटेंट है वो दोनों के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको RBC बताऊँगी कि किस तरीके से आप उसको काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट सी चीज़ें थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द एम। एम की जब आप बात करते हो स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट जो किसके ऊपर है, इन्यूमरेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स यूजिंग हीमोसाइटोमीटर। तो जो आप ये पूरा का पूरा एक पिक्चर देख रहे हो यहाँ पे, पूरी पिक्चर ये किसकी है, दिस इज़ अबाउट हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर आपके पास एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपको पूरी किट मिलती है मार्केट से, ऑलरेडी प्रिपेयर होती है ये किट। इसमें आप क्या करते हो, हीमो का मतलब हो गया ब्लड एंड साइटो का मतलब होता है सेल्स, राइट। साइटो का मतलब होता है सेल एंड मीटर मतलब यू आर गोइंग टू मेजर इट। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं और इन सारी चीज़ों को हम ध्यान से देखेंगे। तो ब्लड सेल्स को अगर आप काउंट कर रहे हो तो ब्लड सेल्स में WBC भी हो सकती हैं एंड आपकी RBC भी हो सकती हैं, बट हमारा मेन मोटिव आज के प्रैक्टिकल के लिए क्या रहने वाला है, WBC का। तो अगर आप इस किट को ध्यान से देखो, इसमें आपको एक ये रबड़ जैसी कोई ट्यूब दिखाई दे रही है। इसको बेसिकली हम क्या बोल देते हैं, WBC पिपेट। इसको हम बोल देते हैं WBC पिपेट, राइट। अभी मैं बताऊंगी आपको, थोड़े टाइम बाद दिखाऊंगी कि क्या क्या इसके अंदर होता है। एंड जो ये सेंटर में आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं नेबर्स स्लाइड। ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं न्यूबार्स स्लाइड भी बोल देते हैं, बहुत सारे लोग नेबर स्लाइड भी बोल देते हैं, राइट। स्पेलिंग देख लेना इसकी एक बार, नेबर स्लाइड। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एंड नेबर स्लाइड के ऊपर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके भी उसको देख सकते हो। बट अगेन मैं इस वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में समझाने वाली हूँ। तो ये रहेगा हमारे पास, एक हो गई WBC की पेपेट एंड द सेकेंड वन इज़ योर नेबर स्लाइड। ये दो चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जब हम काउंटिंग कर रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो नेबर स्लाइड है, ठीक। सबसे पहले अब हमने देखना है कि व्हाट आर द रिएजेंट्स एंड द मटेरियल। अगर आप रिएजेंट और मटेरियल की बात करते हो बच्चों, तो रिएजेंट में आपको, मटेरियल में आपको सबसे पहले चाहिए होता है हीमोसाइटोमीटर।
जो किस किस से बना हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेबर स्लाइड से, देन इसमें आती है WBC पिपेट एंड अ कवर स्लिप। कवर स्लिप आपको ऑलरेडी मिलती है इसके साथ। कवर स्लिप क्या होता है, जैसे स्लाइड हो गई, स्लाइड में आपके पास एक स्लाइड होती है ना, कांच की लगा लो, एक ग्लास की स्लाइड होती है, एंड उस स्लाइड के ऊपर आप अपना सैंपल ऐड करते हो एंड देन आप उस सैंपल के ऊपर एक छोटी सी कवर स्लिप रख देते हो, तो हम उसको कवर स्लिप बोलते हैं, जो उसको प्रोटेक्ट करती है ताकि जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखो तो आपको सैंपल बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। उसके अलावा आपको क्या रिक्वायरमेंट है माइक्रोस्कोप की, क्योंकि आपको काउंटिंग करनी है एंड आपकी ब्लड सैंपल में इतना ज़्यादा अमाउंट में या इतने बड़े साइज़ में WBC RBC नहीं होती हैं कि आप उनको नेक्ड आई से देख सको, इसीलिए आपको रिक्वायरमेंट होती है माइक्रोस्कोप की। एंड फाइनली आपको चाहिए एक डिस्पोजेबल प्रिकिंग निडल, जिसके थ्रू आप अपना सैंपल ले सको। अपनी इस फिंगर से हम मोस्टली सैंपल लेते हैं। दिस इज़ अ फिंगर जिसको आप थोड़ा सा पहले क्या करते हो, अल्कोहल से रब करते हो, वॉश करते हो ताकि ये साफ़ हो जाए, एंड फाइनली आप इसको अंडर द ग्रेविटी आप इसको नीचे की तरफ हल्का हल्का प्रेस करते हो, एंड फाइनली आप यहाँ पर आकर के इसमें क्या कर देते हो, एक सिरिंज के थ्रू प्रिक कर देते हो, एंड यहाँ से आप अपना ब्लड सैंपल अपनी स्लाइड के ऊपर ले लेते हो। एंड देन इसमें इंपॉर्टेंट है टर्क्स फ्लूइड। टर्क फ्लूइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक ऐसा फ्लूइड है जो WBC को डाइल्यूट करने के काम आता है। इसमें क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है एक तो ग्लेशियल, एक फ्लूइड है, मतलब आपके पास एक लिक्विड मीडियम रहने वाला है, एंड क्योंकि आपका ब्लड बहुत कंसनट्रेटेड होता है, आपको इसके अंदर एक फ्लूइड डालना होगा जिसको हम बोलते हैं टर्क फ्लूइड, और वो WBC को डाइल्यूट कर देता है। इसमें होती हैं 3 चीज़ें, एक होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो 3 ml का होता है, एक होता है जेंशियन वायलेट जो इसको कलर भी देता है 1% होता है, एंड जेंशियन वायलेट 1% हम इसको 1 ml में बनाते हैं इसके साथ, एंड डिस्टिल्ड वाटर रहता है 100 ml। तो ये कंपोजिशन होती है टर्क्स फ्लूइड की। देखो हर एक कॉलेज लेवल पर हो सकता है डिफरेंट तरीके से परफॉर्म किया जाता हो एक्सपेरिमेंट, बट मैंने जब DU का बताया है आपको, तो DU में हमें उस टाइम पर इसी तरीके से परफॉर्म करवाया गया था, तो मैं वही कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। बट डिफरेंट मेथड हो सकते हैं परफॉर्म करने के, बट इनका जो एक रीज़न, मतलब जो एक कंक्लूज़न रहता है या फिर एक प्रोसीजर रहता है वो सेम होता है लगभग। तीसरा है इसमें जो आप लिखते हो दैट इज़ द प्रिंसिपल, तुम्हारे सिद्धांत क्या हैं जब तुम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो, तो इसमें आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन लिख देते हो, जैसे कि ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो होता है, अगर हम उसको देखें तो ब्लड हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है इसमें प्लाज्मा, ब्लड के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा कितना % बनाता है, प्लाज्मा बनाता है इसका 55%, प्लाज्मा बनाता है 55%, जो कि बेसिकली आपका लिक्विड ही होता है, एक तरीके से वाटर ही होता है उसमें 92% तो। और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। अब अगर मैं फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करूं तो फॉर्म्ड एलिमेंट में आपके पास 3 चीज़ें आती हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारे पास एक आता है WBC फॉर्म्ड एलिमेंट, एक आता है हमारे पास WBC। देखो एक्सपेरिमेंट थोड़ा ना बड़ा रहने वाला है, इसलिए केयरफुली सुनना। WBC, एक रहता है हमारे पास RBC, और एक रहता है हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट में प्लेटलेट्स। तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो हमारे पास कितना होता है, दैट इज़ आर 45% ऑफ ब्लड। एंड ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो चीज़ों को कनेक्ट करके रखता है। RBC हैव, अब अगर हम RBC की बात करें तो RBC में एक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और यही वो कंपोनेंट है जो ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करवाता है, मतलब गैसियस एक्सचेंज के लिए इंपॉर्टेंट है। WBC सबको पता है, इनको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, और WBC हमारी बॉडी के अंदर सोल्जर की तरह काम करती हैं। एंड प्लेटलेट्स वो होती हैं जिनका दूसरा नाम मेगा कैरियोसाइट भी होता है, या उससे ये डेवलप होती हैं मेगा कैरियोसाइट। एंड इसका इम्पॉर्टेंट रोल किसके अंदर होता है, क्लॉटिंग के अंदर। जब कहीं पे ब्लड बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है तो उसको क्लॉट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, आपकी बॉडी में क्या होता है, प्लेटलेट्स आकर के जमा हो जाती हैं। तो यही सब यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा हुआ है कि प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड आफ्टर एन इंजरी, एंड वी कैन मेजर, अब यहाँ से शुरू होता है, वी कैन मेजर WBC एंड RBC इन ह्यूमन ब्लड यूजिंग हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, द फ्लूइड विच वी यूज्ड, जो फ्लूइड हमने यूज़ किया था वो कौन सा था, टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इज़ अ टर्क फ्लूइड, उसको हम बोलते हैं टर्क फ्लूइड। फॉर WBC, अगर आप WBC को काउंट कर रहे हो तो आप टर्क फ्लूइड यूज़ करोगे, बट अगर आप RBC को काउंट कर रहे हो तो आप हीम जो हमारे पास फ्लूइड होगा उसको आप डेवलप करोगे, उसको बनाओगे, आप उसको यूज़ करोगे। मतलब RBC को काउंट करोगे तो डिफरेंट फ्लूइड होना चाहिए आपके पास डाइल्यूशन के लिए, और अगर आप WBC को काउंट कर रहे हो तो आप यूज़ करोगे टर्क फ्लूइड।
WBC की बात करें तो WBC न्यूक्लियस का बना हुआ होता है। लाइक सपोज़ अगर मैं WBC को थोड़ा सा बता दूं आपको, तो WBC हमारे पास दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। एक होती है ग्रैनुलोसाइट, मतलब जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उसको हम बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट। और एक होती है ए ग्रैनुलोसाइट, ठीक है, ए ग्रैनुलोसाइट। अगर जो ग्रैनुलोसाइट है वो फर्दर 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। एक होती है हमारे पास न्यूट्रोफिल, मैं दोबारा बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रोफिल, BSc लेवल, MSc लेवल, इवन योर रिसर्च लेवल पे ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। न्यूट्रोफिल, देन होती है बेजोफिल, एंड देन होती है इओजेनोफिल, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास क्या है, ग्रैनुलोसाइट है। मतलब जब आप इनको सेल्स को देखोगे तो इनमें ग्रैन्यूल्स आपको मिलने वाले हैं। एक ग्रैनुलोसाइट फर्दर 2 तरह की होती है। एक होती है मोनोसाइट, एक होती है मोनोसाइट, और एक होती है आपके पास लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो देखो ना RBC के पास न्यूक्लियस होता, ना प्लेटलेट्स के पास न्यूक्लियस होता है, सिर्फ और सिर्फ WBC के पास न्यूक्लियस होता है। एंड इनके न्यूक्लियस भी डिफरेंट शेप के होते हैं। न्यूट्रोफिल में जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है, मतलब इरेगुलर सा न्यूक्लियस होता है, और इसको हम बोलते हैं दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ न्यूट्रोफिल। एंड इसमें बहुत सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको ग्रैनुलोसाइट बोलते हैं। बेसोफिल की अगर बात करें तो इसमें ट्राई लोब न्यूक्लियस होता है, कुछ इस तरीके से ऐसे शेप का न्यूक्लियस बनता है, ठीक। तो ये 12th क्लास के अंदर भी दिया, 11th क्लास के अंदर भी दिया गया है NCERT में, जो आपकी नीट के बच्चे जो प्रिपेयर करते हैं उनके लिए। इओसेनोफिल, इसके अंदर भी ग्रैन्यूल्स होते हैं। इओसेनोफिल क्या होता है, इसमें आपको एक जो न्यूक्लियस है वो ऐसा दिखाई देता है जैसे आप हेडफोन लगाते हो, कुछ इस तरीके की शेप का बाइलोब्ड दिखाई देता है। एंड इसमें भी क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं। मोनोसाइट में जो न्यूक्लियस होता है वो हॉर्स शू शेप या किडनी शेप का होता है। एंड फाइनली जो लिम्फोसाइट्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, लिम्फोसाइट में पूरा ही ओवल न्यूक्लियस होता है एंड बड़ा होता है साइज़ के अंदर। तो अगर ध्यान से देखो ना, तो इसके अंदर ग्रैन्यूल्स है ना इसके अंदर ग्रैन्यूल्स है, इसलिए इनको बोला जाता है ए ग्रैनुलोसाइट। तो ये तो रही तुम्हारी WBC की कंपोजिशन। एंड यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है कि WBC composed of nucleus and cytoplasm, but RBC contain only cytoplasm। RBC में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। टर्क फ्लूइड क्या करता है, टर्क फ्लूइड हैव डाइल्यूट एसिड विच डिस्ट्रॉय RBC। देखो अगर आपने WBC को काउंट करना है तो आपको पता होना चाहिए आपके ब्लड सैंपल में 3 चीज़ें हैं, एक तो है WBC, एक RBC और एक प्लेटलेट्स। आपको उनको क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है, ताकि आप सिर्फ WBC पे फोकस कर सको। तो जो टर्क फ्लूइड होता है वो WBC को ही रखता है, RBC को वो क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड जो जेंशन वायलेट हमने डाला था वो क्या करेगा, जेंशन वायलेट इम्पार्ट करता है कलर टू WBC, क्योंकि WBC कैसी होती हैं, WBC कलरलेस होती हैं, ये नॉर्मली आपको दिखाई नहीं देंगी। रेड कलर तो आपकी RBC होती है, बट WBC कलरलेस होती है। तो आप इसको क्या दोगे, कलर दोगे। कलर देने के लिए कौन सा आपका इंपॉर्टेंट है, जेंशन वायलेट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो आपके टर्क फ्लूइड में आपने स्टार्टिंग में ऐड किया था। For convenient reading, right? So in this experiment we use turk fluid to count WBC number in blood which contain lysed RBC। यानी अब RBC कैसी हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं आपके टर्क फ्लूइड से। टर्क फ्लूइड की बात करें तो टर्क फ्लूइड डिस्ट्रॉय कर देता है RBC को, बिकॉज RBC है कैसे करता है वो बता रखा है कि RBC के पास हीमोग्लोबिन होता है, राइट। तो हम बना लेते हैं, सपोज दिस इज़ द RBC एंड इस RBC के पास क्या था, हीमोग्लोबिन था। मान लीजिए ये इसके पास हीमोग्लोबिन है। अब जब आपने इसमें टर्क फ्लूइड ऐड किया, मान लीजिए आपने इसमें क्या ऐड किया, टर्क फ्लूइड ऐड किया, हम कंसिडर कर रहे हैं कि आपने अपने सैंपल में टर्क फ्लूइड ऐड किया, तो टर्क फ्लूइड क्या करेगा, टर्क फ्लूइड आपके हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है, जब आप डाइल्यूट एसिड टर्क फ्लूइड का ऐड करते हो तो वो RBC के ऊपर आकर के एक्ट करता है एंड देन इट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। ध्यान से सुनते जाओ, इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन हाइड्रोफिलिक ग्रुप कम आउटसाइड। हीमोग्लोबिन के पास जो वाटर लविंग ग्रुप होता है वो बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाता है ड्यू टू डिस्टॉर्शन इन स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से जो इसका हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता है, जो वाटर लविंग ग्रुप होता है, वो एक्सपोज हो जाता है। एज द टर्क फ्लूइड मेक द एनवायरनमेंट ऑफ सेल एन आइसोटॉनिक, मतलब अब वो आइसोटॉनिक नहीं रहा है, बाहर ज़्यादा वाटर है और जो सेल्स हैं उनके अंदर वाटर कम
है तो इस कंडीशन में बाहर कैसा सॉल्यूशन है, ज़्यादा वाटरी सॉल्यूशन है। तो अब जो आपकी सेल्स हैं वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखी हुई है ड्यू टू टर्क फ्लूइड, एंड इसकी वजह से जो टर्क फ्लूइड, जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, वो पानी जो है वो सेल्स के अंदर जाना शुरू हो जाएगा एंड आरबीसीज स्वेलअप हो जाएंगी। एंड जैसे ही आरबीसी स्वेलअप होंगी, क्यों, मैंने देखो एक चीज़ बताई है ना आपको, आरबीसी थी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन का हाइड्रोफिलिक ग्रुप अभी तक एक्सपोज नहीं था, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा पानी अंदर नहीं आ रहा था सेल के। अब आपने टर्क फ्लूइड बाहर ऐड कर दिया, सपोज आपने इसके चारों तरफ टर्क फ्लूइड ऐड कर दिया, तो हुआ क्या, इससे हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर चेंज हो गई, और जैसे ही चेंज हुई तो हाइड्रोफिलिक जो पार्ट था वो बाहर की तरफ आ गया। वो वाटर लविंग था, इसलिए उसने सारा वाटर अंदर लेना शुरू कर दिया, और जैसे ही उसने वाटर अंदर लेना शुरू किया आरबीसी स्वेल कर गई और आरबीसी बर्स्ट हो गई एंड बर्स्ट। बट WBC पे तो हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है, तो WBC पे जब हीमोग्लोबिन नहीं है तो उसका कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होगा जो आपका एक्सपोज करेगा वाटर के लिए और वाटर अंदर आए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बट WBC नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन लाइक पिगमेंट, सो दैट WBC नॉटलाइज्ड बाय टर्क फ्लूइड एंड वी कैन मेजर ओनली WBC बाय टर्क फ्लूइड। इसलिए हम टर्क फ्लूइड से सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं WBC को, राइट। अब देखो प्रोसीजर को पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको कि इसमें 2-3 नाम आएंगे, एक आएगा नेबर स्लाइड, एक आएगा आपके पास कवर स्लिप आएगा, नेबर स्लाइड आएगा और WBC पिपेट आएगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी आपको। तो एक काम करते हैं, प्रोसीजर हो गया या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ WBC हो गया, ये चाहो तो आप खुद पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ मैं इसको लास्ट में पढ़ा दूँगी। प्रिकॉशंस हो गई। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आप ध्यान देना चाह रही हूँ, उसमें आती है, सबसे पहले आता है जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल। आपको पता होना चाहिए, अब एक हमने थ्योरेटिकल पोर्शन लिख दिया अलग से, अब हम एक ब्लैंक शीट के ऊपर ये सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड में रखते हैं जब हम प्रैक्टिकल बनाते हैं। तो सबसे पहले आता है जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल। ब्लड सेल्स का जेनेसिस का मतलब है कि आपकी जो आरबीसी है, जो WBC है, जो प्लेटलेट्स है, वो अराइज कैसे हुई हैं, उनका ओरिजिन कैसे है, उनका जनरेशन पॉइंट क्या है, उसको हम बोलते हैं जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल। इसमें आती है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल होती है हमारे पास। जब हम बेसिकली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो हमारे पास स्टेम सेल्स होती हैं। स्टेम सेल्स आर दोज सेल्स विच हैव द कैपेसिटी टू मेक द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, पूरे ऑर्गेनिज्म को ये बना सकती हैं। इससे 2 लीनिएजेस आती है, एक आती है माइलॉइड स्टेम सेल की और एक आती है लिम्फॉइड स्टेम सेल की। माइलॉइड स्टेम सेल्स में फर्दर क्या होता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट फॉर इरिथ्रोसाइट, ई लिखा हुआ है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट फॉर मेगा कैरियोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट फॉर ग्रैनुलोसाइट एंड मोनोसाइट। मोनोसाइट इज नॉट अ ग्रैनुलोसाइट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट आर ए ग्रैनुलोसाइट, बट कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट फॉर ग्रैनुलोसाइट एंड मोनोसाइट, मतलब आपको दोनों चीज़ें ये देगी। अब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट जो थी, इससे बनी रेटिक्यूलोसाइट। रेटिक्यूलोसाइट इज़ अ प्रिकर्सर फॉर द इरिथ्रोसाइट, मतलब रेटिक्यूलोसाइट के अंदर न्यूक्लियस होगा, बहुत सारा नेटवर्क होगा एंड बाद में यही जाकर के मैच्योर हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी। कॉलोनी फॉर्मिंग मेगा कैरियोसाइट से आपको बड़े बड़े क्या मिलने वाले हैं, मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंट मिलेंगे और उन्हीं फ्रेगमेंट से बनती है प्लेटलेट्स। एंड देन फाइनली आपको मिलती है मास्ट सेल, और जो कॉलोनी फॉर्मिंग ग्रैनुलोसाइट और मोनोसाइट है उसमें सारी ग्रैनुलोसाइट मिलेंगी, एसिनोफिल मिलेगा, बेसोफिल मिलेगा, न्यूट्रोफिल मिलेगा एंड मोनोसाइट मिलेगी। मोनोसाइट इज़ अ ए ग्रैनुलोसाइट। अब मोनोसाइट जो है, जब तक ये आपके पास ब्लड के अंदर है तब तक हम इसको मोनोसाइट बोलते हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी टिश्यू के अंदर रिजाइड करना शुरू कर देती है तो हम इसको मैक्रोफाज बोलते हैं और इनके स्पेशल नाम हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लिवर के अंदर मैक्रोफाज जो होती है उसको हम कफर सेल्स बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या मिल रही है, मास्ट सेल, मैक्रोफाज, ये सारी चीज़ें आपको मिली है माइलॉइड स्टेम सेल लीनिएज से। लेकिन लिम्फॉइड नाम से ही समझ में आ रहा है जितनी भी लिम्फोसाइट्स होंगी वो कहाँ से मिलेंगी, लिम्फॉइड स्टेम सेल से मिलने वाली हैं। तो लिम्फॉइड स्टेम सेल से आपको मिलती है टी लिम्फोब्लास्ट। ब्लास्ट है मतलब इमेच्योर है अभी, अगर आप ब्लास्ट सुनते हो किसी वर्ड के पीछे तो उसका मतलब है इमेच्योर। तो टी लिम्फोब्लास्ट बनेगी और बाद में मेच्योरिटी आने पे ये टी लिम्फोसाइट बन जाएगी। इसी तरह बी लिम्फोब्लास्ट बनेगी और फिर उसके बाद इससे बी सेल या हम उसको बोल देते हैं बाद में प्लाज्मा सेल बन जाएगी। प्लाज्मा सेल क्या करती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करवाती है, एंटीबॉडी, ठीक है। एनके या फिर नेचुरल किलर सेल, एनके सेल का क्या मतलब है, एनके सेल होती है नेचुरल
किलर सेल। ये क्या करती है, ये किसी भी पैथोजन के अंदर जा कर के पोर्स बना देती हैं और उसको क्या कर देती हैं, मार देती हैं। एनके सेल होती है नेचुरल किलर सेल, डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये। डब्ल्यूबीसी पूरा है ही डिफेंस के लिए। नेचुरल किलर सेल्स, लिम्फोब्लास्ट, और बाद में फाइनली ये बन जाती है नेचुरल किलर सेल्स। क्लियर। तो ये तो था जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स। अब हम बात करेंगे आगे कि हमने प्रोसीजर जब परफॉर्म किया तो उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेबर स्लाइड। इसको प्लीज़ ध्यान से सुन लेना क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिप्शन ऑफ नेबर स्लाइड की जब हम बात करते हैं, देखो नेबर स्लाइड ही वो चीज़ है जिसके ऊपर हमारा ब्लड का सैंपल रखा जाना है। नेबर स्लाइड कुछ इस तरीके की होती है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरीके की है। बहुत ही थिक स्लाइड होती है। एक होती है नॉर्मल स्लाइड, ये नॉर्मल स्लाइड से थोड़ी सी अलग होती है, एंड ये होती है थोड़ी थिक स्लाइड होती है आपके पास। इस थिक स्लाइड में दो प्लेटफॉर्म क्या रहते हैं, थिक रहते हैं, राइट। और जो ये आप देख रहे हो वाइट कलर का, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा ग्रूव बन गई है। मतलब एक स्लाइड थी, उसके बीच में आपने ग्रूव बना दी और एक सेंटर में ग्रूव बना दी, तो एच शेप की आपने ग्रूव बना दी है। देखो कैसे दिखाई दे रही होगी। एक ग्रूव ये वाली है पूरी, ग्रूव का मतलब होता है गड्ढा। एक ग्रूव ये दिखाई दे रही है आपको, एंड एक ग्रूव आपको ये दिखाई दे रही है। तो इससे क्या दिख रहा है कि एक एच शेप की अपीयरेंस आ गई है ना। और ये जो चीज़ दिखाई दे रही है, इस चीज़ को हम बोलते हैं, एक तो ये वाला, इसको हम बोलते हैं काउंटिंग चैम्बर। इसको ही काउंटिंग चैम्बर बोला जाता है। काउंटिंग चैम्बर क्यों? क्योंकि यहीं पे हम अपना ब्लड सैंपल रखेंगे और यहीं पे हम सारी चीज़ों को काउंट करेंगे। ये बहुत ही बेसिकली स्लाइड बहुत अच्छी होती है, इसमें आप विजिबली सब कुछ चीज़ें देख सकते हो। तो बहुत सिंपल रहने वाला है इसमें चीज़ों को समझना। देखो अब इसमें आगे कैसे होता है मैं यहाँ समझाती हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये डायग्राम जो बना हुआ है, ये पूरी एक नेबर स्लाइड है आपके सामने, है ना। इस नेबर स्लाइड में अगर ध्यान से देखोगे तो ये पूरा क्या है, एक साइड है, वन साइड है, और ये दूसरा क्या है, दिस इज़ ऑल्सो अनदर साइड। इसमें एक ग्रुप ये रही, एक ग्रुप ये रही, और एक ग्रुप ये है। ये ग्रुप नहीं है, बेसिकली सेंटर में ग्रुप है, ये वाली एक ग्रुप है। और ये एक काउंटिंग चैम्बर है, ये दूसरा काउंटिंग चैम्बर है, और इसमें आपको ग्रेड्स दिखाई दे रहे हैं, डब्बे दिखाई दे रहे हैं। अब क्या करोगे आप अपना एक जो आप मतलब किस तरीके से मैं आपको समझाऊँ, देखो कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि ये आपकी नेबर स्लाइड थी, इसमें बीच में एक लाइन है जो गड्ढा है, एक दूसरी लाइन है जो गड्ढा है, और इन दोनों के बीच में एक गड्ढा है। एक काउंटिंग चैम्बर ये वाला हो गया और एक काउंटिंग चैम्बर ये वाला हो गया, तो इन दोनों काउंटिंग चैम्बर हैं। अब जैसे ही आप अपनी कवर स्लिप रखते हो तो आप इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे अपनी कवर स्लिप रखोगे, लेकिन गड्ढे होने की वजह से जो आपके काउंटिंग चैम्बर है वो आपको इजीली विजिबल होंगे, और ये रही आपकी कवर स्लिप ऊपर इसके ऊपर, ठीक है। अब ये जो सामने से आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, एक काउंटिंग चैम्बर है। आप कवर स्लिप के अंदर बहुत ही केयरफुली यहाँ पे अपना ब्लड सैंपल को क्या करोगे, पिपेट की हेल्प से इसके अंदर डालोगे। कवर स्लिप और काउंटिंग चैम्बर के बीच में जो आपके ग्रेड्स बने हुए हैं ना, आप उनके ऊपर अपना ब्लड ऐड करोगे। समझ में आ गई होगी ये चीज़। तो यही चीज़ होनी है कि हमने यहाँ पे इसको हम बोलेंगे कि कवर स्लिप हमने इसके ऊपर रखी, जो इन्होंने भी शायद दिखा रखी है। हाँ, ये रिकांच की क्या है, ये कवर स्लिप है, इसके ऊपर रखी हुई है, ध्यान से देखना एक बार, कवर स्लिप। और आप क्या करोगे, अपना ब्लड इस कवर स्लिप और इसके बीच में ड्रॉप कर दोगे अपना ब्लड सैंपल पिपेट के थ्रू। और ये जो डार्क डार्क सा आपका दिखाई दे रहा है, दिस इज़ अ काउंटिंग चैम्बर। इसको हम बोलते हैं काउंटिंग चैम्बर, जिसमें बहुत सारे ग्रेड होते हैं। इसको मैं बड़ा करके अभी दिखाऊंगी। तो इसमें एक दो वर्टिकल ग्रूव थी, ये एक वर्टिकल ग्रूव, ये एक वर्टिकल ग्रूव, और एक ये हॉरिजॉन्टल ग्रूव। नेबर स्लाइड इज़ अ थिक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लाइड हैविंग टू काउंटिंग चैम्बर। इसमें दो क्या होते हैं, काउंटिंग चैम्बर होते हैं। कहाँ पर होते हैं, सेंटर में होते हैं, विच कैन बी सीन थ्रू नेक्ड आई, आप उनको आराम से देख सकते हो। द काउंटिंग चैम्बर कंसिस्ट ऑफ रूलिंग्स विच आर टू फोकस्ड एंड स्टडीड अंडर द माइक्रोस्कोप। जब आप इसमें ब्लड सैंपल ऐड कर दोगे ना अपना, उसके बाद आप यहीं पे काउंट करते हो अपनी WBCs को। आपको यही देखना है कि आपके ब्लड के अंदर WBC का नंबर कितना है, ठीक। ऑन बोथ साइड ऑफ द काउंटिंग चैम्बर, दोनों साइड काउंटिंग चैम्बर के इस तरफ और इस तरफ, ऑन बोथ साइड ऑफ द काउंटिंग चैम्बर टू वर्टिकल ग्रूव्स, एक तो ये रही और एक ये रही, वर्टिकल ग्रूव्स विच आर जॉइंट टू इन द सेंटर बाय अ हॉरिजॉन्टल ग्रूव। ये जो पिंक में मैंने बनाई है, ये क्या है, इसकी एक हॉरिजॉन्टल ग्रूव है। ग्रूव प्रोवाइड टू एलिवेटेड बेसिस, मतलब ग्रूव नीचे चली गई है और ऊपर इधर वाला ये एलिवेटेड ऊंचाई पे है, एक ये ऊंचाई पे है, एलिवेटेड बेस बना है, ऑन विच द कवर स्लिप आर प्लेस, ताकि आप क्या रख सको, एक कवर स्लिप को रख सको।
द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेटफॉर्म एंड द लोअर एंड ऑफ द कवर स्लिप इज फिक्स्ड एंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूलिंग इट इज़ 1/10 mm, दैट इज़ 0.1 mm। बस इतना मान लीजिए कि यहाँ पे जो स्क्वायर एरिया रहने वाला है वो 0.1 mm रहने वाला है, ठीक है, जो ग्रेड्स आपके होंगे। क्लियर है? ये थी नेबर स्लाइड। अब जो है आपके पास दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो हमने दिखाया था, जो आपको यहाँ पे अगर ध्यान हो बच्चों, यहाँ पे ध्यान होगा शायद आपको, है ना, ये नेबर स्लाइड मैंने आपको बताई। ये देखिए, इसमें ध्यान से देखो, ये डार्क में जो आपको दिखाई दे रहा है, एक ग्रूव ये है, एक ग्रूव ये है, एक ग्रूव ये है, एंड जो डार्क आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है ये क्या है, ग्रेड्स हैं, इनको हम काउंटिंग चैम्बर भी बोलते हैं। इसके ऊपर पूरे के ऊपर आप कवर स्लिप रखोगे, और ये जो पूरी देख रहे हो ये इसका माउथ पीस है, ये पूरा एक रबड़ दिखाई दे रही है तुम्हें, एंड फाइनली तुम्हें एक इसमें एक कैपिलरी ट्यूब दिखाई दे रही है जिसके ऊपर मार्किंग्स लगी हुई हैं, एंड यहाँ सेंटर में आपको कुछ स्वेलिंग पोर्शन दिखाई दे रहा है जिसके अंदर क्या है, एक रेड कलर का डॉट दिखाई दे रहा है। तो यही चीज़ है जिसको हम बोलते हैं WBC पिपेट। तो आ जाइए वापस, ये रही आपके पास WBC पिपेट, जिसमें क्या है, दिस इज़ द माउथ पीस, दिस इज़ अ रबर ट्यूब एंड दिस इज़ द मार्किंग को ध्यान से देखोगे तो एक 0.5 पे है, फिर एक और 0.5 के डिस्टेंस पे 1 है, देन देर इज़ अ 1 वाइट बीड, स्वेलिंग पोर्शन के अंदर वाइट बीड है, एंड फिर उसके बाद इसके वाइट बीड के बाद नेक्स्ट जो मार्किंग है दैट इज़ 11। ये बात याद रखना, इसको आप बोलते हो WBC पिपेट, है ना। अब यहाँ पे इसके बारे में क्या है कि द WBC पिपेट कंसिस्ट ऑफ अ डिस्टिल पोर्शन, जो डिस्टिल पोर्शन है ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब। डिस्टिल पोर्शन जो है ये वाला, ये कैपिलरी ट्यूब है। ए बल्ब विद वाइट, ये कैपिलरी ट्यूब आप देख रहे हो, इसमें 0.5 की मार्किंग है, 1 की मार्किंग है, एंड ए बल्ब विद वाइट बीड इन द मिडल, एक बल्ब आपको दिखाई दे रहा है जिसमें वाइट या रेड कलर की बीड हो सकती है, एंड अ प्रॉक्सिमल ट्यूब अटैच्ड टू अ रबर, जो प्रॉक्सिमल पार्ट है इसका, जो 11 की यहाँ पे मार्किंग है, वो किससे अटैच है, एक रबर की ट्यूब से अटैच है। रबर ट्यूब यूज्ड फॉर सकिंग, ये सकिंग करने के लिए, ब्लड सैंपल को बेसिकली सक करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। द मार्किंग्स आर, इसको हम बोलते हैं माइक्रो पिपेट फॉर WBC। द मार्किंग्स आर 0.5 एंड 1 ऑन कैपिलरी ट्यूब एंड 11 बियॉन्ड द बल्ब। बिल्कुल सिंपल है। बीड क्यों यूज़ की जाती है? बीड हेल्प्स इन कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ ब्लड एंड डाइल्यूटिंग फ्लूइड। जो आप ब्लड है आपके पास उसको क्या करोगे, कम्प्लीटली मिक्स करने के लिए ये यूज़ की जाती है, एंड डाइल्यूट करने के लिए, फ्लूइड को डाइल्यूट करने के लिए। व्हेन द माइक्रोपिपेट इज स्वर्ल्ड बिटवीन द पाम्स, आप क्या करते हो, इसको माइक्रोपिपेट को हाथ में लेके इस तरीके से मूव करते हो। आफ्टर द एडिंग ऑफ द सैंपल ब्लड सैंपल आपने ऐड कर दिया, फिर आप इसको क्या करते हो, स्वर्ल करते हो हल्के हल्के हाथों से, जिसकी वजह से ये बीड इधर उधर होती है और जो आपका ब्लड होता है वो क्या कर देता है, मिक्स करना शुरू कर देता है, एंड आपके पास एक जो आपने ब्लड सैंपल है उसकी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो ये पूरा रहा। यहाँ पे आपने कवर स्लिप को रखा है, दिस इज़ द नेबर स्लाइड, इसको हम हीमोसाइटोमीटर स्लाइड बोल देते हैं, एंड इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हो ये एक ग्रूव थी, ये एक ग्रूव थी, एंड इसके ऊपर आपने क्या रखा है, ग्लास रखा है या कवर स्लिप रखी है। इस कवर स्लिप रखने के बाद अगर ध्यान से देखोगे, दिस इज़ अ काउंटिंग चैम्बर। ये काउंटिंग चैम्बर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है जो मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसको हम बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। मतलब बेसिकली यही वो इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाएगा मेज़र करने के लिए। इसमें आपको 9 लार्ज स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लार्ज स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। मिडल वाले को जो आप देखोगे तो मिडल वाले में कुछ इस तरीके से आपको मार्किंग्स दिखाई दे रही हैं, है ना। बेसिकली मिडल वाले में नहीं, मिडल वाले को अगर देखोगे, मैं बताती हूँ इसके बारे में। मिडल वाला जो है वो रेड ब्लड सेल्स को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, बट आपका आज का एक्सपेरिमेंट तो WBC को मेजर करने का है, तो हम इसको आज के लिए स्किप करेंगे। बट एक बात याद रखना कि जो सेंटर वाला आपको दिखाई दे रहा है, इसमें या फिर हर किसी के अंदर अगर देखोगे तो इसमें जो है मेनली आपको दिखाई देंगे 25 स्क्वायर आपको इसके अंदर दिखाई देने वाले हैं। इसमें आपको बेसिकली 25 स्क्वायर दिखाई देंगे। देखो 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5, तो 5 से 5 5 × 5 = 25 आपको क्या मिल रहे हैं, स्क्वायर मिल रहे हैं सेंटर के अंदर। उसके अलावा आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे कॉर्नर पे स्क्वायर मिल रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मैंने ग्राफिकली ग्रिड बनाया है। इस ग्रिड में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ये चीज़ें मिल रही हैं।
तो जैसे ही आपने नेबर स्लाइड जो आपके काउंटिंग चैम्बर थे और जो कवर स्लिप इसके ऊपर रखी हुई थी, उनके बीच में ले जा कर के जब माइक्रोपिपेट से अपना ब्लड सैंपल डाल दिया, अब वो ब्लड सैंपल पूरे काउंटिंग चैम्बर पर फैल जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको आरबीसी मेजर करनी है या आपको डब्ल्यूबीसी मेजर करनी है। अगर आप आरबीसी मेजर कर रहे हो तो आप पूरे काउंटिंग चैम्बर में जो 9 डब्बे हैं उन 9 डब्बों को मेजर नहीं करोगे, आप सिर्फ सेंटर का डब्बा उठाओगे और उसमें से आरबीसी मेजर करोगे। बट अगर आप डब्ल्यूबीसी को मेजर कर रहे हो तो पूरे जो आपके 9 स्क्वायर्स हैं उन स्क्वायर्स में से जो कॉर्नर के 4 स्क्वायर हैं आप सिर्फ उनको, 2 ऊपर के और 2 नीचे के, उनको काउंट करोगे, बाकी कोई स्क्वायर आप काउंट नहीं करोगे। तो इसीलिए मैंने लिखा भी है कि अगर मुझे डब्ल्यूबीसी को काउंट करना है तो मैं एक ये वाला डब्बा देखूंगी, एक इसके अलावा मैं ये वाला देखूंगी और मैं ये वाला डब्बा देखूंगी एंड फाइनली मैं इसको देखूंगी। ठीक है। एंड जब आप किसी चीज़ को काउंट करते हो ना तो आप इस तरीके से स्लाइड को मूव करके देखोगे, माइक्रोस्कोप में तो मूव करोगे। काउंटिंग चैम्बर को जब आप रीड करोगे तो आप देखना कि आपने बेसिकली एक तो इधर से अगर शुरू करोगे तो हम इसको ए नाम देंगे और फिर आप चलोगे बी की तरफ और फिर आप चलोगे सी की तरफ और फिर आप चलोगे डी की तरफ। मतलब आपको चलना कैसे है, एक राउंड में चलना है इस तरीके से, आपको ऐसे नहीं चलना, एक लाइक 1 2 3 4 ऐसे नहीं चलना है, आपको ऐसे चलना है। ठीक है। अब ये तो थी डब्ल्यूबीसी के बारे में। आरबीसी के लिए आपको अभी नहीं ध्यान देना, आरबीसी का मैं बाद में बताऊंगी जब आरबीसी करवाऊंगी। लेकिन अगर एक चीज़ समझ पाओ तो ध्यान से देखो, डब्ल्यूबीसी वाले में आपको जो मार्किंग्स है वो 4-4 की दिखाई दे रही है। मतलब आपको डब्बे कितने दिखाई दे रहे हैं, 4-4 के डब्बे दिखाई दे रहे हैं, है ना। काउंट कर लो चाहे तो। ए वाले कॉलम में देखो, ए वाला मतलब सबसे ऊपर वाला देखो, इस वाले कॉलम में देखोगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब 16 स्क्वायर, 16 इसके अंदर होंगे, 16 इसके अंदर होंगे और 16 इसके अंदर होंगे। मतलब 64 स्क्वायर ऐसे होते हैं जिसमें हम किसको मेजर करते हैं, इसमें हम मेजर करते हैं डब्ल्यूबीसी को। लेकिन आरबीसी के लिए अगर देखोगे तो आरबीसी के लिए एक स्क्वायर ये वाला है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला और एक सेंटर वाला भी आप इसमें काउंट करते हो। और जो बेसिकली आपके पास सेंटर में है, हर एक के अंदर कितने कितने कॉलम है, 16 कॉलम है। तो इसमें कितने हो गए, 16 × 5 करोगे क्योंकि आप इसमें 5 डब्बे काउंट कर रहे हो तो ये हो गया 80 स्क्वायर ऐसे होते हैं जिसमें आप क्या काउंट करते हो, आरबीसी काउंट करते हो। नेक्स्ट वाले जो आपका एक्सपेरिमेंट रहेगा उसमें भी आपको थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देख लेते हो। अब इसके बारे में क्या लिखा है मैं इसको थोड़ा सा ना जूम कर देती हूँ आपके लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। गिव मी 1 सेकेंड बच्चों। आई होप दिस इज़ विजिबल टू यू नाउ। ओके, देखो हीमोसाइटोमीटर क्या चीज़ है। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास स्लाइड, यानी वही जो हमने नेबर स्लाइड की बात की थी। एंड रूल्ड विद रूल्ड एरियाज, यानी ग्रिड हैं जिसके अंदर ग्रिड्स बनी हुई हैं, डब्बे बने हुए हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 9 बिग स्क्वायर ऑफ इक्वल साइज़। ये 9 बिग स्क्वायर हैं आपके पास इक्वल साइज़ के। ईच स्क्वायर हैज़ एन एरिया ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अगर मैं सिर्फ इसका एरिया देखूंगी तो दैट इज़ योर 1 mm स्क्वायर। द सेंट्रल बिग स्क्वायर इज सब डिवाइडेड इंटू 25 स्मॉल स्क्वायर ऑफ इक्वल साइज। इसके अंदर आपको 25 स्मॉल साइज के स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। ईच ऑफ द 25 स्मॉल स्क्वायर इज रूल्ड इंटू 16 इक्वल साइज्ड स्मॉलेस्ट स्क्वायर एंड द सरफेस एरिया ऑफ ईच स्मॉलेस्ट स्क्वायर इज 1/20 इंटू 1/20 इक्वल्स टू 1/400 mm का स्क्वायर। तो यानी आपको जो इसमें एक देखना है वो कितना रहेगा, 1/20 रहने वाला है। एंड 1/20 आप उसको जब मल्टीप्लाई करोगे उसकी लेंथ और जो आपकी विड्थ होती है उसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आता है 1/400 मिलीमीटर स्क्वायर का एक एरिया। RBCs are counted in the 4 corner of 25 small square plus another small square at the center। तो RBC आप एक तो यहाँ 4 कॉर्नर वाले से काउंट करोगे और एक सेंटर वाले से काउंट करोगे। सो द नंबर ऑफ द स्मॉलेस्ट स्क्वायर यूज्ड फॉर RBC काउंट इज 680। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको बताई। सिमिलरली 4 बिग स्क्वायर्स एट द कॉर्नर, जैसे जिनको हमने मार्क किया हुआ है W से, मार्क्ड W आर मेंट फॉर काउंटिंग WBCs। इनको WBC को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड ईच बिग स्क्वायर
स्क्वायर इज़ रूल्ड इनटू 16 स्मॉल स्क्वायर एंड हैज़ एन एरिया ऑफ 1 mm स्क्वायर। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आप ये चारों को एक एक को क्या है आपके पास 16 में कवर है, तो 4 हो गए, यानी 64 स्मॉल स्क्वायर्स में आप क्या काउंट कर रहे हो, WBC काउंट कर रहे हो। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इन 4 का कोई मतलब नहीं है, मतलब इन साइड वालों का। बस कौन से काम के होते हैं, एक तो 4 कॉर्नर वाले और एक सेंटर वाला, ये वाले काम के होते हैं। नेबर प्लेटफॉर्म पे जो ग्रिड आपको काउंटिंग चैम्बर दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, इसको मैंने डिटेल में बताया है कि ये इस तरीके का होता है एंड इसमें जो आपका पूरा ब्लड है वो फैल जाएगा, लेकिन आपको काउंट क्या करना है, आपको WBC काउंट करनी है। तो आप सिर्फ इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस कॉलम में और इस कॉलम में माइक्रोस्कोप के थ्रू चेक करोगे। वो कैसे करोगे मैं बताती हूँ। R क्या है, बेसिकली R इज़ द स्क्वायर इन विच द इरिथ्रोसाइट यानी RBCs आर काउंटेड एंड W इज़ द स्क्वायर इन विच WBCs आर काउंटेड। एंड अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो चीज़ मैंने बना रखी है ये वाली, ये ट्रिपल लाइन है, मतलब इनको एक लाइन से आप नहीं काउंट कर सकते, आपको 3-3 लाइनें यहाँ पे दिखाई देंगी। अभी थोड़ा डिटेल में बड़ा करके देखते हैं इसको। अब आपको समझ आ गया कि आपको काउंट कहाँ कहाँ करना है, आपको समझ में आ गया कि 4 लास्ट के जो कॉर्नर हैं, जो सारी डायरेक्शंस में कॉर्नर हैं, आपको वो काउंट करने हैं। बट काउंट कैसे करना है, देखो इसका एक रूल होता है। सपोज इन अ स्क्वायर, मान लीजिए एक स्क्वायर है आपका, वो 3-3 लाइन का है, 3 लाइन की बाउंड्री है उसकी, 1 2 3 लाइन की बाउंड्री है। इन अ स्क्वायर बॉर्डर्ड बाय सिंगल लाइन। अब आपको जो सबसे अंदर वाली लाइन है उसको ध्यान में रखना, बॉर्डर्ड बाय सिंगल लाइन। सिंगल लाइन का मतलब क्या है, जो आपका मान लो ये वाला स्क्वायर है, ये तो अंदर की तरफ आ रहा है ना, तो ये तो किससे रहेगा, ये एक ही लाइन से कवर रहेगा। लेकिन ये वाला बॉक्स देखो, इस बॉक्स में एक साइड पे एक ऐसी लाइन है जो 3 लाइनें हैं एक साथ, है ना, यहाँ पे 3 लाइनें हैं, जैसे यहाँ पे 3 लाइनें, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो ये वाले 4-4 डब्बे ऐसे हैं जिनमें 3-3 लाइनें हैं। ये वाला देखोगे तो इसमें ये 4 डब्बे हैं जिसके पास 3 लाइन से कवर है वो वन साइड से, और इधर से वो 3 लाइन से कवर है। लेकिन जो सेंटर के डब्बे हैं वो सिर्फ एक सिंगल लाइन से कवर है। तो उन्होंने यही कहा है कि इन अ स्क्वायर बॉर्डर्ड बाय सिंगल लाइन एनी सेल विच इज़ टचिंग द, अगर मान लो एक वाली एक सेल, मतलब एक ही बॉर्डर है उसका, तो उसके अंदर जो भी सेल्स आ रही होंगी, जितनी भी सेल्स होंगी, आप उनको काउंट करके लिख देना, ठीक है। बट अगर वो टच कर रही है, वो बॉर्डर पे आ गई, सपोज़ ये वाला डब्बा हम ले लेते हैं, इस वाले को ध्यान से देखना, इस वाले डब्बे में आपको कुछ चीज़ें, अच्छा ऐसे ना वो हो जाएगा, मैं वैसे ही समझाती हूँ आपको, रुको। अब मानो यहाँ भी क्या है, मैं ये वाला बॉक्स लेती हूँ, इस वाले बॉक्स को ध्यान से देखो, इस वाले बॉक्स में आपके पास कुछ रूल्स होंगे। क्या रूल्स हैं, अगर ये वाला बॉक्स होता तो इस बॉक्स में कहीं पे भी आपका कुछ भी आ जाता तो आप उसको काउंट कर लेते सेंटर में। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाए कि एक WBC इधर है और एक WBC इधर है, और आपके पास उसके अलावा क्या कंडीशन बन जाए कि एक WBC यहाँ है और एक WBC यहाँ पर है, तो ध्यान रखना, अगर WBC ऊपर की लाइन को टच कर रही है और WBC लेफ्ट साइड को राइट साइड को अपर साइड को टच कर रही है एंड लेफ्ट बॉर्डर को टच कर रही है, ये राइट बॉर्डर है, यहाँ पे ये लेफ्ट बॉर्डर है, तो अगर ये लेफ्ट बॉर्डर को टच कर रही है और अपर बॉर्डर को टच कर रही है तो वो क्या होगी, दैट विल बी काउंटेड, उसको आप काउंट करोगे, चाहे वो सेंटर पे क्यों ना हो, इवन दो इट मे लाई आउटसाइड द स्क्वायर, चाहे वो बाहर हो स्क्वायर से, लेकिन अगर वो टच कर रही है तो आप उसको काउंट करोगे। ऑन द अदर हैंड अ सेल टचिंग द लोअर, अगर वो लोअर साइड को टच कर रही है और आपके पास राइट साइड को टच कर रही है, देन इट इज़ नॉट काउंटेड, तब आप उसको काउंट नहीं करोगे, चाहे वो कहाँ पे प्रेजेंट हो, इवन इट इज़ प्रेजेंट विद इन द स्क्वायर। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जो आपको काउंट करने होते हैं, ठीक है। रूल्स फॉर काउंटिंग सेल्स इन RBC स्क्वायर्स, some rules are applicable for counting cells in WBC square। ये किसके लिए बताया था मैंने, RBC के लिए, बट सेम आप WBC के लिए भी अप्लाई करोगे, ठीक। इन स्क्वायर्स बॉर्डर्ड बाय ट्रिपल लाइन, जो स्क्वायर बॉर्डर से ट्रिपल लाइन से बाउंड हैं, द मिडल ऑफ द ट्रिपल लाइन इज एज्यूम्ड टू बी द बाउंड्री, मिडल वाली लाइन को आप बाउंड्री मानोगे ऑफ द स्क्वायर एंड द सेम रूल्स मैंशनड आर अप्लाइड फॉर काउंटिंग। यही सारे आपके WBC और RBC दोनों के लिए अप्लाई होंगे। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो डार्क में दिखा रखी हैं वो काउंटेड हैं, जो नॉन डार्क हैं, जो डार्क में नहीं हैं, जो सर्कल है सिंपली, दे आर नॉट काउंटेड। रीज़न क्या है, जो अपर पोर्शन को टच करेगी और जो लेफ्ट बॉर्डर को टच करेगी आपको वो काउंट करनी होती हैं WBC, चाहे वो स्क्वायर के अंदर ना हो। लेकिन अगर वो आपका राइट बॉर्डर को टच कर रही हैं या फिर वो लोअर कॉर्नर को टच कर रही हैं, लोअर
लाइन को टच कर रही हैं तो आप उनको काउंट नहीं करोगे। दिस इज़ द रूल फॉर द काउंटिंग ऑफ WBC और RBC। अब यहाँ पे आ जाओ, हमने कैलकुलेशन करनी है। हमने ब्लड ऐड कर दिया बाय द यूजिंग ऑफ माइक्रोपिपेट। एंड आपने ब्लड कहाँ पे ऐड किया था? जो कवर स्लिप थी और जो आपका नेबर स्लाइड का काउंटिंग प्लेटफॉर्म था जिसमें डब्बे बने हुए थे, ग्रिड बना हुआ था, काउंटिंग चैम्बर, आपने वहाँ पे अपना ब्लड ऐड कर दिया। अब आपको उसको क्या करना है? अब आपको उसको काउंट करना है। तो जब आप काउंट करोगे, हमने तो WBC काउंट करनी थी, तो मुझे मिली कि टॉप लेफ़्ट, ऊपर का एक लेफ़्ट कॉर्नर ये मिला, एक टॉप राइट मिला, एंड ये मेरे पास आया बॉटम लेफ़्ट और बॉटम राइट। इस तरीके से आप इनको लिख लेते हो। फाइनली हमने जब अपने टाइम पे किया तो हमें मिला कि मेरे एक, जैसे मान लो एक टॉप लेफ्ट जो था उसमें मुझे 2 सेल मिल रही थी। आप माइक्रोस्कोप में केयरफुली ऑब्जर्व करते हो एंड देन साथ के साथ काउंट करते करते उसको लिखते चले जाते हो, माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करते रहते हो और ध्यान देते हो कि कौन सी सेल्स कहाँ पर है। ये ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है एक्चुअली। जो एक्सपेरिमेंट है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। कम से कम इसमें आपको 4 से 5 घंटे लग जाते हैं क्योंकि आपको बहुत सारी परफॉर्म करनी होती हैं चीज़ें। एंड इनको देखना और देखने के बाद इनको काउंट करना, देन कैलकुलेशंस, दैट इज़ अ वेरी बिग स्टेप, राइट। तो कम से कम आपका बहुत टाइम जाने वाला है। तो खैर करना पड़ता है। तो 2-3 इस तरीके से नंबर आए थे कि हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं एंड इस तरीके से आप इनको काउंट करोगे। बट हाँ, इंटरेस्टिंग बहुत होता है जब आप ना हर चीज़ को देख रहे होते हो तो आपको लगता है कि हाँ ये भी काउंट करें, ये भी काउंट करें। बहुत केयरफुली काउंट करना होता है। आप हर चीज़ को रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करते हो। आप पहले ये वाला डब्बा काउंट करते हो, फिर ये वाला करते हो, फिर ये वाला करते हो, एंड देन फाइनली आप इसके ऊपर जाते हो। तो इस तरीके से घूम के आते हो, है ना। तो ये करते हो। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एरिया ऑफ ईच WBC रीजन विजिबल है। गिव मी 1 सेकेंड बच्चों। ओके, अभी शायद विजिबल होगा थोड़ा। हाँ, एरिया ऑफ ईच WBC रीजन हमें पता है कि हमने कहा था थोड़ी देर पहले, ऊपर भी बताया था मैंने कि हर एक WBC रीजन का एरिया कितना होता है, 1 mm² होता है। एंड डेप्थ ऑफ द चैम्बर कितनी होती है? हर एक चैम्बर की, ये जो ग्रिड है ना इसकी डेप्थ कितनी रहने वाली है? 0.1 mm। तो वॉल्यूम आप निकाल लोगे, वॉल्यूम है 1 का 1। वॉल्यूम कैसे निकालोगे? एरिया इंटू डेप्थ। एरिया कितना था? 1 mm² और डेप्थ कितनी थी? 0.1 mm। और ऐसे ऐसे कितने डब्बे हैं? 4 डब्बे हैं, तो चारों का मिला करके ये हो गया। इफ़ टोटल नंबर ऑफ WBC, अब जब मैंने इसको काउंट किया ना पूरे को, तो मेरे पास ये 137 आई। काउंट करने के बाद सबको जोड़ लेना। एन इसको मैं N मान रही हूँ। N कितना आया मेरे पास? 137 WBC आई। तो अगर टोटल नंबर ऑफ WBC इन 0.4 mm² ऑफ डाइल्यूटेड फ्लूइड कितनी है? N है। एंड तो आपको क्या देखना है, अगर 0.4 mm³ में आपके पास N नंबर आया, ये 0.4 mm³ था पूरा, इसके अंदर मेरे पास नंबर 137 आया, तो 1 mm³ में कितना आएगा? 1 mm³ ऑफ ब्लड कंटेन कितना? 1 × N/0.4 WBC। सिंपल है मैथमेटिक्स। अब हमें पता है कि हमने इसको डाइल्यूट किया था 20 फैक्टर से। आपके टीचर कुछ भी बोल सकते हैं, डाइल्यूशन फैक्टर वो आपकी काउंटिंग के ऊपर रहेगा, बट हमें 20 बोला गया था। मतलब कि हमने क्या किया है, 0.5 पार्ट्स ऑफ ब्लड इन 10 पार्ट्स ऑफ डाइल्यूशन फ्लूइड। मतलब 10 पार्ट जो हैं, 10 मान लीजिए, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो 10 चम्मच जो हैं आप लोगे किसके? फ्लूइड के। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ। 10 चम्मच आपने मान लीजिए फ्लूइड के लिए, उसमें से अगर आपके पास आप उसका 20% कर दो, 10 का 20% कितना होगा? 2 चम्मच मान लीजिए। तो 2 चम्मच के करीब आप क्या डालोगे इसमें? आप इसमें अपना ब्लड ऐड करोगे। ये सिंपल फैक्टर रहता है कि अगर डाइल्यूशन फैक्टर 10 पार्ट्स है तो 0.5% उसका क्या रहने वाला है? ब्लड रहने वाला है। मतलब इसमें डाइल्यूशन ज़्यादा है। मतलब आप बहुत उसको डाइल्यूट कर रहे हो, बहुत लिक्विड कर रहे हो, इतना दूर दूर कर दोगे, स्प्रेड कर दोगे ब्लड में सेल्स को डाइल्यूशन ऐड करने के बाद या लिक्विड ऐड करने के बाद कि वो बहुत दूर दूर हो जाती हैं, खुल जाती हैं, ताकि आप उनको अच्छे से समझ पाओ। 1 mm³ ऑफ अनडाइल्यूटेड ब्लड कंटेन। अब ये तो हमें पता है कि हमने सॉरी यहाँ पे डाइल्यूटेड आना था 1 mm³। अब ये तो था अनडाइल्यूटेड में, तो अगर हमने डाइल्यूटेड रखना है तो क्या बोलोगे? 1 mm³ ऑफ अनडाइल्यूटेड में 20 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ नंबर ये आ जाएगा N × 50।
ठीक। रिजल्ट क्या आएगा, n कितना था 137 था, तो n इंटू 50 इक्वल्स टू 50, मतलब क्या है 50 आपके पास ये रहा जो अभी आया डाइल्यूशन फैक्टर, एंड 130 आपकी क्या थी, नंबर ऑफ सेल्स थी, तो ये काउंट हो गई 6850 WBC, 6850 WBC पर क्यूबिक मिलीमीटर, यानी ये नंबर ठीक है। नॉर्मली WBC का नंबर कितना होता है एक हेल्दी पर्सन के अंदर, ये रहता है आपका 6000 से 10000, तो ये नॉर्मल है। अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए ना तो WBC बढ़ जाती है, उसका नंबर बढ़ जाता है ताकि वायरस को या किसी इन्फेक्शन को ख़त्म कर सके, बट दिस इज़ कम्प्लीटली गुड नंबर ऑफ WBC, हेल्दी पर्सन के अंदर ये होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ये यहाँ पे बता भी रखा है। अब आपने क्या कर दिया, आपने कैलकुलेशन कर ली। अब आप बताओ ना कि कैलकुलेशन करने के बाद आपके ऑब्जर्वेशंस क्या आए हैं और आपका कंक्लूज़न क्या रहा है, और आपने मान के अगर आप किसी चीज़ से मेज़र करते हो तो क्या उसके साथ आप कंपेयर करके बताओ। तो द एवरेज वैल्यू ऑफ WBC काउंट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ, हमें पता है कि जो नया बच्चा होता है उसके अंदर WBC होती है 20,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, लेकिन आफ्टर द सेकेंड वीक ऑफ बर्थ, जैसे ही उस बच्चे के 2 हफ्ते हो जाते हैं बर्थ के, WBC काउंटिंग जो होती है वो गिरना शुरू हो जाती है, एंड द अडल्ट वैल्यू इज़ रीच्ड व्हेन द चाइल्ड इज़ बिटवीन 5 to 10 ईयर्स। एवरेज अडल्ट वैल्यू कितनी होती है, 7000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड, इतना WBC आपके पास रहता है। एंड नॉर्मल रेंज क्या रहती है, 4000, मैंने भी बताया 6000 to 10,000 हो सकती है, या फिर 4000 to 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड हो सकती है। इससे ज़्यादा होगी तब भी खतरा है, इससे कम होगी तब भी खतरा होता है, ठीक। तो ये चीज़ होती है। अब मैं आपको ना एक प्रोसीजर बता देती हूँ जो हमने थ्योरेटिकल पोर्शन में लिखा था। प्रोसीजर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। प्रोसीजर क्या था, हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्टली हमने टर्क फ्लूइड लिया। टर्क फ्लूइड कितना था, 38 माइक्रोलीटर हमने टर्क फ्लूइड लिया। एपेंड्रोफ एक छोटी सी चैम्बर होती है, छोटी सी टेस्ट ट्यूब होती है ट्रायंगुलर शेप की, वो ली, एंड मिक्स इट विद 2 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड सैंपल, और जो हमने ब्लड यहाँ से निकाला था उसको इसके साथ मिक्स कर दिया। पुट द सॉल्यूशन फॉर 10 मिनट, अब आपने 10 मिनट के लिए सॉल्यूशन को रख दिया। 10 मिनट के लिए क्यों रखा, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड प्रेजेंट है जो क्या करेगा, WBC को ही रखेगा और RBC को मार देगा, RBC को लाइज कर देगा, उसकी हीमोग्लोबिन की शेप को डिस्टॉर्ट करके, राइट। तो हमें तो WBC काउंट करनी थी, इसलिए हमने RBC को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, 10 मिनट के लिए इसको रखा। नाउ टेक नेबर स्लाइड, अब हमने नेबर स्लाइड ली फ्रॉम हीमोसाइटोमीटर जो हमारी किट थी उससे लिया, एंड पुट अ कवर स्लिप ऑन इट, उसके ऊपर हमने कवर स्लिप रखी। नाउ चार्ज द नेबर स्लाइड, मतलब हमने पिपेट के अंदर अपना ब्लड सैंपल लिया, या फिर पिपेट कौन सी, WBC पिपेट, माउथ सक करके हमने अपना ब्लड सैंपल लिया और हमने उसको कैपिलरी से मेजर करके इसके पास रख दिया। चार्ज द, अच्छा उसमें ब्लड सैंपल जो हमने रखा था उसको पहले अच्छे से आप क्या करोगे, बीड को वहाँ पे हाथ से अच्छे से प्रेस करोगे ताकि वो क्या हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छे से। नाउ चार्ज द नेबर स्लाइड विथ सॉल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोपिपेट, WBC माइक्रोपिपेट जो हमने अभी दिखाई थी, उससे आपको इसको केयरफुली चार्ज करना है, एंड देन आपको ऑब्जर्व करना है स्लाइड इन माइक्रोस्कोप एंड काउंट द नंबर ऑफ WBCs इन ग्रिड इन नेबर स्लाइड। अब आपको उसके नंबर क्या करने हैं, ग्रिड के काउंट करने हैं, ठीक। अच्छा, अब ये भी हो गया। अब हम इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। इस पूरे जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब लैब के अंदर तो ठीक है, लेकिन डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हेल्प मिलती है हमें। इन अ हेल्दी बॉडी सम WBCs स्पेशली लिम्फोसाइट कैन लीव फॉर सेवरल मंथ, बहुत टाइम तक, कुछ महीनों तक या ईयर्स तक ये सर्वाइव करती हैं, बट मोस्ट लिव ओनली फॉर अ फ्यू डेज, लेकिन और जो WBCs होती हैं वो बहुत ही कम टाइम के लिए ज़िंदा रहती हैं। WBCs आर 5000 to 1000 cells per micrometer of the blood. An increase in number of WBC above 1000 per microliter called leukocytosis. अगर WBC में ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, 10,000 से ज़्यादा हो गई, तो हम उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अगर आपने जो कैलकुलेशन की, उस कैलकुलेशन में आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में जो, मान लो आप अपनी बॉडी का ब्लड लोगे ना, और ब्लड लेके आप उसको काउंट कर रहे हो, अब आपकी WBC में जो ब्लड में जो WBC का नंबर है वो 10,000 से ऊपर आ रहा है, तो उसको बोलते हो ल्यूकोसाइटोसिस। इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। एंड अगर ये कम आ जाए, इसको हम बोलते हैं पहले तो ल्यूकोसाइटोसिस।
ल्यूकोसाइटोसिस। अगर ये कम आ जाए, इट शोज़, ये ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा है, इसका मतलब इट शोज़ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेसेस सच एज इन्वेडिंग माइक्रोब। इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई माइक्रोब तो है जिसको प्रोटेक्ट करने के, जिससे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए WBC का नंबर क्या हो गया है, बढ़ गया है। इन्वेडिंग माइक्रोब्स, स्टर्नस एक्सरसाइज, आपने बहुत एक्सरसाइज की है, एनेस्थीसिया ले रहे हो, कोई सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है। एंड WBC नंबर कैन ऑल्सो इंक्रीज इन ल्यूकेमियाज। अगर ब्लड कैंसर है तब भी इनका नंबर बढ़ जाता है। कोई एलर्जिक रिएक्शन है, कोई कैंसर है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तब ये नंबर बढ़ जाता है। एंड एब नॉर्मली लो लेवल ऑफ WBC, मान लीजिए नंबर नॉर्मल कितना होता है 4000, लेकिन अगर उससे भी घट जाए WBC तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हो ल्यूकोपीनिया। इसको बोला जाता है ल्यूकोपीनिया। दिस इज़ नोन एज ल्यूकोपीनिया। इट इज़ नेवर बेनिफिशियल एंड मे बी कॉज्ड बाय रेडिएशन। रेडिएशन की वजह से हो सकता है WBC घट गई हो, कोई शॉक हुआ हो, सर्टेन कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट आपके पास आपकी बॉडी में एक्ट कर रहे हो, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस हो, बहुत लंबे समय से आप बीमार चल रहे हो, या फिर बोन मैरो में सप्रेशन हो गया है। बोन मैरो वो ऐसी बोन होती है जो आपकी ब्लड सेल्स को बनवाती है। ड्रग टॉक्सिसिटी हो गई है, कोई ड्रग की वजह से टॉक्सिक उसका इफेक्ट आया है, प्रेगनेंसी है, ओवुलेशन है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये सारे हार्मोनल इफेक्ट हैं। सो मेजरमेंट और काउंटिंग ऑफ WBC इज़ क्लिनिकली वेरी बेनिफिशियल। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम WBC को मेज़र करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखें कि ज़्यादा नंबर तो नहीं आया है, कम नंबर तो नहीं आया है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पैथोलॉजिकली। प्रिकॉशंस क्या होती हैं? प्रिकॉशंस है मतलब आपको कौन कौन से ध्यान रखने होते हैं। द सॉल्यूशन और डाइल्यूटेड ब्लड stand in the append drop for 8 to 10 minutes before charging to ensure destructions of RBCs in solution। अगर आपने सैंपल को मिक्स कर दिया और उसके बाद आपने उस सॉल्यूशन को वार्म करने के बाद नहीं रखा है, WBC पिपेट में वार्म करने के बाद आपने उस सॉल्यूशन को नहीं रखा है 8 से 10 मिनट के लिए ताकि RBC डिस्ट्रॉय हो सकें, तो आपके जो काउंटिंग चैम्बर आएगा उसमें RBC भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आएगी, तब आपके लिए कन्फ्यूज़न हो जाएगी दोनों को काउंट कर पाना। ठीक है, इसलिए उसको रखना ज़रूरी है। पहला मेजरमेंट आपको ध्यान रखना चाहिए। नेबर स्लाइड शुड क्लीन। सबसे पहले आप नेबर स्लाइड को साफ़ करोगे बिफोर चार्जिंग, ताकि आप ब्लड सैंपल जब उस पर लोड करो तो कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड सो दैट द नो बबल अपीयर्स ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन। ध्यान रखना जब ब्लड आप उसके अंदर ऐड कर रहे होते हो काउंटिंग चैम्बर में, तो आपके पास कोई बबल का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। कवर स्लिप शुड बी क्लीन। ठीक है, तो दीज आर सम प्रिकॉशंस जब आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है तो आप ध्यान रखते हो। आई होप मैंने ये चीज़ें समझा दी हैं आपको। अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन हम कवर कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा कर लेते हैं कवर। देखो, ल्यूकेमिया क्या था मैंने आपको बताया। इट इज़ अ कैंसरस कंडीशन ऑफ ब्लड इन विच WBC काउंट इज़ यूजुअली मोर देन 50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। इतना ज़्यादा हो जाता है WBC का नंबर। ल्यूकेमिया दो तरीके का हो सकता है, या तो एक्यूट या क्रॉनिक। एक्यूमुलेशन ऑफ इमेच्योर ल्यूकोसाइट, अगर इमेच्योर ल्यूकोसाइट जो हैं वो ब्लड में एक्यूमुलेट होती जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो वो क्या करती हैं, प्रिवेंटिंग नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ RBC। उसकी वजह से RBC का जो नॉर्मल प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता, प्लेटलेट्स का नॉर्मल प्रोडक्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अनीमिया होता है एंड ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। क्रॉनिक ल्यूकेमिया क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ मेच्योर ल्यूकोसाइट इन द ब्लड स्ट्रीम बिकॉज दे डू नॉट डाई। अब जो मेच्योर हो गई हैं ल्यूकोसाइट वो ब्लड स्ट्रीम में ही रह रही हैं, नंबर बढ़ गया है, वो ख़त्म नहीं हो रही हैं। हमें पता है WBC का एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम होता है, लेकिन वहाँ पे ये ख़त्म नहीं हो रही हैं कैंसर के अंदर। दे डू नॉट डाई एट द एंड ऑफ देयर नॉर्मल लाइफ स्पेन। इसकी वजह से जो ल्यूकेमिया होता है उसको बोलते हैं क्रॉनिक ल्यूकेमिया। फाइनली आपके पास एक डिस्कशन आता है। टू मेजर WBC इन ह्यूमन ब्लड वी यूज़ हीमोसाइटोमीटर। टर्क फ्लूइड इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट फॉर द मेजरिंग द WBC। ये हमें डाइल्यूट करने के लिए ज़रूरी है और RBC को डिस्ट्रॉय करने के लिए ज़रूरी है। WBC number in blood are measured inside the grid over neighbor slide. By following the rules we can count the WBC number. This experiment is done to see the normal or abnormal value of WBC. बिल्कुल सिंपल है, समझ आ रहा होगा। In blood, normal range of WBC in adult falls between 5000 to 1000 micrometer cube per cube, है ना, cubic micrometer. The abnormality in the number of WBC indicates a problem or disease to a healthy body. अगर मेरे पास 6000 काउंट है, मतलब 6000 पर माइक्रोमीटर क्यूब जो है वो मेरे ब्लड के अंदर 6000 नंबर है WBC का, किसी बंदे के अंदर उतने ही सैंपल के अंदर हो सकता है 12000 WBC है, इसका मतलब वो अनहेल्दी है।
समटाइम्स काउंटिंग एरर्स कैन बी सीन, हो सकता है कई बार काउंटिंग एरर भी हो जाते हैं। अब आप बच्चे हो, आप फर्स्ट ईयर में हो, आपको कोई जाकर के बोलते कि जाओ परफॉर्म करो, तो आप तो हर एक सेल को काउंट करना शुरू कर दोगे और तब आपकी एन जो मेरे पास 137 आई थी, हो सकता है वो आपके पास हज़ारों में आ जाए। सम टाइम क्या होता है, काउंटिंग एरर्स भी होते हैं, कैन बी सीन। दिस काउंटिंग एरर कैन बी ड्यू टू टेक्निकल और इनहेरिट एरर, ठीक है, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकते हैं या आपकी गलती की वजह से हो सकते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट इज डन टू चेक द कंडीशंस ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोसाइटोपिनिया, या तो WBC ज़्यादा है या WBC कम है, उस कंडीशन को चेक करने के लिए किया जाता है। आफ्टर नोइंग द WBC's नंबर, डिजीज़ कैन बी ट्रीट, सो दिस एक्सपेरिमेंट इज़ क्लिनिकली वेरी बेनिफिशियल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ WBC, देखो ये पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, मैं सिंपली बता देती हूँ। न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं, जो पैथोजन आते हैं उनको खा जाती हैं, फैगोसाइटोसिस। इएसएनोफिल एलर्जिक रिएक्शन में काम करती हैं, एलर्जिक रिएक्शन में काम करती हैं। एंड जो बेजोफिल होती हैं हिस्टामिन और हिपैरिन रिलीज़ करती हैं। लिम्फोसाइट आपकी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं या ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी देती हैं। मोनोसाइट आपकी अगेन न्यूट्रोफिल की तरफ फैगोसाइटोसिस होती है। ये आप आराम से पढ़ लेना, सिंपल थियोरेटिकल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा सिग्निफिकेंस ऑफ हाई एंड लो वाइट ब्लड सेल्स काउंट क्या है। न्यूट्रोफिल अगर ज़्यादा है तो क्या है इसका मतलब, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा है, बर्न हुआ है, स्ट्रेस कंडीशन ज़्यादा है। अगर न्यूट्रोफिल का नंबर कम है तो इसका मतलब रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है। अगेन पढ़ लेना, कोई ऐसा बड़ी डील नहीं है। लिम्फोसाइट है तो वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ होगा। मोनोसाइट अगर ज़्यादा बढ़ गई है इसका मतलब वायरल और फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ होगा। इएसएनोफिल ज़्यादा बढ़ गई है मतलब एलर्जिक रिएक्शन हुई होगी। बेसोफिल ज़्यादा बढ़ गई है मतलब एलर्जिक रिएक्शन हुई होगी। ल्यूकीमिया होगा, कैंसर होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। न्यूट्रोफिल का नंबर अगर कम हो गया है तो ड्यू टू सम रेडिएशन एक्सपोजर, टॉक्सिसिटी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। ये एक डिजीज़ होती है, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रियोसिस करके कुछ होती है, आप एक बार देखना इसको, ठीक है। इसमें भी आपके पास WBC जो न्यूट्रोफिल होता है उसका नंबर कम चला जाता है। लिम्फोसाइट क्या होती है, अगर इसका नंबर कम हो जाए तो प्रोलॉन्ग्ड इलनेस की वजह से ऐसा होगा, या फिर HIV इन्फेक्शन, इसका इंपॉर्टेंट है। HIV में इम्यूनिटी गिर जाती है क्योंकि T लिम्फोसाइट ख़त्म होती चली जाती हैं। मोनोसाइट बोन मैरो सप्रेशन है, तब मोनोसाइट कम हो रही है। ट्रीटमेंट विद कॉर्टिसोल, किसी तरह का आपने लिया है, सप्रेसिव ड्रग ले रहे हो अगर आप, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग है ना। इएसएनोफिल क्या है, अगर इसका नंबर कम है तो कोई ना कोई टॉक्सिसिटी हुई है ड्रग की वजह से, स्ट्रेस या फिर एक्यूट एलर्जिक रिएक्शंस हैं। बेसोफिल प्रेगनेंसी, ओवुलेशन, स्ट्रेस, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से क्या हो जाती हैं, कम होती हैं। अच्छा, ये न्यूट्रोफिल में बता ही देती हूँ। न्यूट्रोफिल का मेन काम होता है, ग्रैनुलोसाइट में आती हैं 3 न्यूट्रोफिल, इएसएनोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल को काम होता है फैगोसाइटोसिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया विद लाइजोजाइम डिफेंसेस एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट सच एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक। इएसएनोफिल का क्या है, एलर्जिक रिएक्शंस में होता है, फैगोसाइटोसिस करती है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनाती है एंड उनको ख़त्म कर देती है। बेस वर्म्स, हेलमिंथिक वर्म्स जो होते हैं ना उनको भी ख़त्म करती हैं इएसएनोफिल। बेसोफिल क्या करती है, हिपैरिन और हिस्टामिन, सेरोटोनिन रिलीज़ करती हैं एलर्जिक रिएक्शन में और इंटेंसिफाई करती हैं ओवरऑल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस को। लिम्फोसाइट क्या करती हैं, ये सिंपल है, जब आप कोई ट्रांसप्लांट करवा करके आते हो तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या कर देती है, उसको रिजेक्ट कर देती है, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मोनोसाइटोसिस अगेन फैगोसाइटोसिस करवाती है आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू फिक्स्ड एंड वेंडरिंग मैक्रोफाजेस, जो घूमती रहती हैं उनको मोनोसाइट बोलते हो, जो आपके पास किसी टिश्यू में रहना शुरू कर दे उसको हम मैक्रोफाज बोलते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझ आया होगा एंड इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। जो भी बच्चे कॉलेज लेवल पर हैं वो पूरा कंटेंट फॉलो कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जो भी और बच्चे जिस भी तरह का कंटेंट चाहते हैं या प्रैक्टिकल फाइल्स चाहते हैं, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी, जितनी भी हैं मैं अपने पास सारी प्रैक्टिकल फाइल का कंटेंट आपके लिए अपलोड करने जा रही हूँ। 1 बाय 1 आप इनको एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हो और अगर चाहो तो आप एज इट इज़ लिख भी सकते हो अपनी फाइल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इनको दिखा भी सकते हो टीचर्स को, कोई इशू नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैं इसको PDF फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगी। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, CSIR से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड और CUET से रिलेटेड, आपको जो भी टॉपिक चाहिए मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, है ना। ओके, थैंक यू।